शेरर था, साइटिका में लगभग ऑलमोस्ट पूरा तो हो चुका था ये। कुछ योग अभी बाकी था तो उसका भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये मल्ल सिंदूर। मल्ल सिंदूर, विष सिंदूर और लौंग, इन तीनों को समान भाग लेकर उसको पीस के रख लेना है। उसके अंदर से 100 मिलीग्राम प्रातः सायं देना है। हो सके तो रासना सप्तक क्वाथ या महारासनादि क्वाथ के साथ देना है, तो उसका अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है। अगर विष तेंदुक शुद्ध नहीं मिलता है तो विष तेंदुक वटी या अग्नितुंडी वटी हम लोग यूज कर सकते हैं, उससे भी वही काम होगा। फिर रहता है मकर ध्वज वटी, अश्वगंधा घन वटी, विष तेंदुक वटी और ताप्यादि लौंग। ये चारों में से एक एक गोली सुबह शाम देना है, थोड़ा कूट के देना है, नहीं तो क्या है वो पूरा साबुत निकल जाता है वो। ये गूगल वगैरह तो है, तो ध्यान रखना है। फिर उसको ऐसे पेशेंट को हम लोग कुचला भी देते थे। हम लोग जब पढ़ते थे हमारे गुरुजी ने ये शुद्ध विष तेंदुक को उसका पाउडर बना लिया था। उसका 1 ग्राम ही लिया था सिर्फ, और 1 ग्राम में से उसको 10 भाग कर लिया था, और उसको एक एक भाग उसको एकदम घी डाली हुई रोटी के साथ उसको खिलाते थे। तो वो 10 दिन के अंदर वो पेशेंट ठीक हो गया था, ये मैंने देखा है। आजकल ये सब विष तेंदुक तो क्या उसको उसका विष द्रव्य को यूज करने से भी सब लोग उसकी दूरी बना कर रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर ये नहीं हो सकता तो अग्नितुंडी वटी, नवजीवन रस या विष तेंदुक वटी, संजीवनी वटी, कोई भी आपको जो भी अवेलेबल है आप आराम से उसको यूज करो, उसका फायदा आपको जरूर मिलता है। और पेशेंट को फायदा मिलेगा, आपका भी मनोबल बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो आपको काम करने में थोड़ा आनंद भी रहेगा। फिर दूसरा एक आता है ये सुरंजान। जो देखो सुरंजान है ना, वो मीठा और कड़वा मैंने पहले भी बोला है। तो कड़वा सुरंजान है ना, वो सिर्फ लगाने के लिए होता है, और मीठा सुरंजान है उसको खाने के लिए दिया जाता है। तो अश्वगंधा, सुरंजान, सुंठी और हिंगू, ये चारों को मिलाकर, मतलब वो चारों को 500 mg लेना है, तो टोटल कुल मिला के वो 2 ग्राम हो गया, और वो सुबह शाम उसको देना है। नाम उसको गुरुजी। रसों छिड़पाक के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नमस्कार। फिर काकमाची, पुनर्नवा, गोक्षुर, एक आरगवद फल मज्जा, शिग्रु त्वक और वरुण त्वक, उसका क्वाथ बनाकर, और क्वाथ बनाने के बाद उसके अंदर शुंठी का पक्षेप डालो, और उसको वातारी रस के साथ देने से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल से है। काकमाची एक मुझे नहीं मिलता है, बाकी पुनर्नवा, गोक्षुर और वरुण त्वक, शिग्रु त्वक, शुंठी, ये सब मिल जाता है। अब ये सब कुछ अलग से नहीं मिलता, तो आप वैसे फायदा आप वरुणादि क्वाथ लेकर भी आप ले सकते हो, उसमें ये लगभग ऑलमोस्ट सब आ जाता है। एक आध ड्रॉप नहीं मिलता तो चलता है, तो ये वरुणादि क्वाथ और वातारी रस, उससे भी आप उसका अच्छा फायदा निकाल सकते हैं। फिर अश्वगंधादि चूर्ण, और ये उसका चोपचिन्यादि चूर्ण, अश्वगंधादि चूर्ण और अजबोदादि चूर्ण, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से है ना, वो अगर देते हैं तो लगभग बहुत सारे डिजीज में आप उसको, खास करके वात प्रधान व्याधि है उसमें आप आराम से उसका बेनिफिट निकाल सकते हो। और ये चूर्ण औषधि है, किसी को खाने में थोड़ा असुविधा रहती है तो उसका टेबलेट या घन बनाकर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अकेला अजमोदादि चूर्ण अभी बहुत अच्छा काम करता है, खास करके ये रोमेटिज्म वगैरह में तो उसको बहुत फायदा देते हैं। तो अश्वगंधादि चूर्ण मैं तो बोलूँगा कि सबको अपने क्लिनिक में रखना है, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा, उसके अंदर फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये रुद्रसी का आपको चैप्टर समाप्त करता हूँ मैं। आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे बताए रुद्रसी के बारे में। नहीं सर, मैं एक क्वेश्चंस करूंगा। ये अच्छा हाँ बोलिए। रहेगा कि यदि हम कोई भी मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन आप जो हमें बता रहे हैं, उसके पीछे का हम्म। संप्राप्ति से संबंध जो सोच है कि अगर हम उसमें अगर विषतुंद दे रहे हैं या अश्वगंधा दे रहे हैं, तो उसके पीछे के रीजन क्या है, किस कंडीशन में या किस रीजन के ऊपर हम इस दवाई को क्यों दे रहे हैं? हाँ क्योंकि जरूर, जो उसके साथ में भी उसको रेलेवेंट होता है। कहीं ये देखो, संप्राप्ति का जो भी होता है ना, वो हम लोग सब लोग पढ़ चुके होते हैं, और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने का
किसी भी लेक्चर में जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये अगर चाहिए तो आपको ये इसका एक मुख्य ड्रग कौन सा है हमें वही इंपॉर्टेंट है। अभी अग्नितुंडी वटी में एक दो इंग्रेडिएंट कम पड़ेगा चलेगा, लेकिन अग्नितुंडी वटी है उसका अंदर 50% तक वो विष तेंदुक डलता है। ठीक है, तो विष तेंदुक है वो मुख्य औषधि हुई, और वो नर्वाइन टॉनिक है। अब ये वातव्याधि है जो भी उसके अंदर ये नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है, तो हम लोगों को उसका यूज करके बेनिफिट उठाना है। ऐसे नहीं कि चलो कोई भी एक मेडिसिन उठा कर दे दिया, ऐसे एक नाम वाली तो बहुत सारी मेडिसिन होती है। चलो श्वास हो गया तो श्वास कुठार रस, काश हो गया तो काश कुठार, स्किन डिजीज हो गया तो कुष्ठ कुठार, ऐसे नहीं चलता। वो जेरोक्स कॉपी टाइप का हो गया, उससे थेरेपी आपका वो सक्सेसफुल उतना नहीं बनेगा। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ही उसका फायदा मिलेगा। और ये वरुण वगैरह है, वरुण है, शिग्रू है, ये अश्वगंधा है, ये सब वातानुलोमन है और साथ में नर्वाइन टॉनिक भी है। अश्वगंधा सुरनजान है, अभी ये बहुत सारे लोगों को वो पता भी नहीं होता है। तो ये सुरनजान जैसा ड्रग है ना वो थोड़ा महंगा भी होता है। चोप चीनी है, सुरनजान है, बड़े बड़े वैद्य है ना वो उसी का यूज करते हैं, जो भी अनुभवी पुराने वैद्य हैं। तो ये अजबोदादी चूर्ण या अश्वगंधादी चूर्ण या चोप चीनी आदि चूर्ण, ये तीन में से एक तो यूज करेगा ही, चाहे बीमारी कोई भी हो। तो ये रसायन भी है, देखो रसायन है ना उसके ऊपर भी बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, तो हमें रसायन का भी ध्यान देना है। चलो ये कोई एक पेशेंट आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि आपको एक या 2 हफ्ते का या 2 महीने का मेडिसिन लेके उसको छोड़ देना है। उसको शुरू में ही बता देना है कि ये इसका संप्राप्ति विघटन होगा तब ये रोग शमन होगा, और शमन होने के बाद उसका ब्रूहण वगैरह भी देना है, बीमारी चाहे कोई भी हो। तो रसायन थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रसायन थेरेपी देने से पहले पंचकर्म करने का बोला है। तो आपको रसायन औषधि तो चलो कोई भी दे दिया, लेकिन वो भी वो खाना खाएगा वो भी तो रसायन है। दूध खिया या दही खाया या घी खाया तो उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब उसका शरीर शुद्ध होगा और अग्नि दीपन होगा, अदरवाइज फायदा नहीं मिलेगा। अभी दीपन पाचन के लिए तो सिंपल सादा त्रिकटु से लेके विष तेंदुक तक बहुत सारी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। तो वो आपका बेस बनाना है, डिजीज कोई भी है। अब कोई भी मेडिसिन किसी दूसरे डिजीज में यूज करके आप उसको, अभी आप संप्राप्ति जानते हैं और वो औषधि का गुणधर्म जानते हैं, तो उसको किसी भी, अभी इसका अधिकार नहीं है वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी आपको उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये अभी कांस्य भस्म है, ठीक है, तो उसका कहीं भी उपयोग नहीं करते कोई लोग। अब कुछ एक मेडिसिन है उसके अंदर ये कांस्य भस्म डलती है, लेकिन उसका उपयोग भी बहुत कम है। ये अंतर्वर्ती नाशन रस है वगैरह है, तो नित्यानंद रस है उसमें वो थोड़ा डलता है, तो वो कम यूज की जाती है, तो लोग उसको यूज करना चाहिए। अभी ये नित्यानंद रस है वो श्लीपद में उसका अधिकार है, ठीक है, लेकिन वही नित्यानंद रस हम लोग सोराइसिस में यूज करते हैं। मुझे उसका कांस्य भस्म का ही काम है। अब अकेला कांस्य भस्म देते हैं तो उसको वांति वांति वगैरह सब प्रहलास वगैरह दोष जो ताम्र के आते हैं वो आते हैं, तो उसके बदले किसी योग के साथ मिल जाता है तो उसका वो विषाक्त प्रभाव कम हो जाता है और उसका गुण वो उसका प्रॉपर्टी वो बढ़ जाता है। अब ये किसी भी, अभी ऐसे ही नारदीय लक्ष्मी विलास है, ऐसे 60-70 रोगों में उसका यूज किया है। आप आंख बंद करके दे तो आपको कोई ना कोई काम करेगा, लेकिन उसका अधिकार जिसमें है उसमें ही देना है। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है, चंद्र प्रभावती है या महायोगराज गुगुलू है, फिर लास्ट में लिखेंगे समस्त रोग को दूर करने वाला फला फला योग है। तो समस्त रोग दूर ऐसे होते नहीं है, हमें संप्राप्ति विघटन करना पड़ता है। और ये आपको जो भी कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ वो सारे सर के मेरे सारे को कहीं ना कहीं सर मैं ना हेतु के ऊपर ही है। नारदीय लक्ष्मी विलास रस में लगभग सभी रोगियों में भोजन के बीच में समान काल में देता हूँ मैं, और उसका हाँ रिजल्ट सर मैंने हर रोगों में लगभग देखा है। अच्छा, हाँ, तो मिलता है। तो दीपन पाचन वो काम करना है पहले, अकेला दीपन कर दिया वो नहीं, इसीलिए दीपन और पाचन दोनों साथ में चलता है। मैंने देखो ये देखा हुआ है सर कि जो सार्किट विभाजन करने का समान वायु का जो काम है, हाँ, नारदीय लक्ष्मी विलास रस या सामान्य जो महालक्ष्मी विलास रस से सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है। वो फेवरेट मेडिसिन सबको बनाना है हाँ, और चॉइस ऑफ ड्रग मैं भी तो बनाना है। चाहे कोई भी रोगी आता है,
मैं भोजन के बीच में देता हूँ, क्योंकि भोजन का जो सार्किट विभाजन होना ये बहुत बड़ा व्यवस्था होता है शरीर का, क्योंकि उसी के जैसे ये समान वायु। देखो, जी। पैसा हम लोग कमाते हैं तो साथ में उसका मैनेजमेंट भी जरूरी है। तो हमने खाना खा लिया, दीपन पाचन हो गया, भूख लग गई, खाना खा लिया, लेकिन हजम भी होना चाहिए, और हजम होने के बाद वो सार के विभाजन होगा तभी ये होगा, हम्म। अदरवाइज नहीं होगा। उसका न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और वहीं आप हमारा रसायन थेरेपी का रोल बन जाता है। जी तो उसमें अभ्रक भस्म मेन ड्रग है ना। जी जी जी। तो अभ्रक भस्म भी आप लोग अगर वो सहस्त्रपुटी या शतपुटी अभ्रक भस्म डाल के नारदीय लक्ष्मी विलास बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा बन जाता है। वो 10 गोली से जो काम नहीं होता वो सिर्फ एक गोली से काम हो जाएगा, क्योंकि हम्म। सहस्त्रपुटी है। तो उसका तो डोज भी बहुत कम होता है, 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम से ज्यादा देते भी नहीं। वो 125 मिलीग्राम चाहिए, तो उसका 10वां भाग यूज होगा ना। जहाँ पर सवा जी। सौ मिलीग्राम से काम होता है, उसके बदले ये 5 या 10 मिलीग्राम से हाँ काम हो जाएगा। भले ही वो महंगा है, हम्म। तो भी पेशेंट को तो वो फायदा मिलेगा ही। जयप्रकाश जी ने पूछा, त्रिकटु चूर्ण अच्छा है, लेकिन कफज और वातज में देना है, विशेष कफज में देना है, पित्तज में नहीं देना। अगर पित्तज में देना भी है तो कम मात्रा में देना है, उसको इंटरप्टेड करके देना है, और उसका अनुपान घी देना है। सर मैं एक चीज बताता हूँ कि दीपन पाचन करने के लिए कम मात्रा में देने का, मैं एक पेशेंट है इधर उत्तराखंड में, और छोटा सा बच्चा है, उसको फीवर होता रहता है। तो मैंने क्या सोचा कि उसको थोड़े मात्रा में मैं पिपली, ये 64 पिपली, उसको मैंने हाँ, एक चावल के दाने बरोबर पिपली में मैंने शतावरी घृत से 1 चम्मच घृत से अच्छी तरह से खरल करके उसको देने के लिए बताया था। उतने हाँ, से भी वो पिपली, 64 पिपली की जो उष्णता है, उससे वो व्यक्ति प्रभावित हुआ, वो बच्चा। हाँ। उससे इतना गर्मी उसके अंदर बढ़ गई सर, वो घृत भी, क्योंकि अब मैं उसमें। इसीलिए इसीलिए मैं उसको डाइल्यूट करने के लिए ही ये घृत कल्पना या आसावरिश के ऊपर जाता हूँ। देखो, रोहित अकारिश के साथ पिपली आसव देते हैं तो दोनों का गुण भी बढ़ जाता है, और पिपली वगैरह है उसको गर्म ही नहीं पड़ेगा। अकेला डायरेक्ट पिपली दोगे गर्म जरूर पड़ सकता है, हम्म। लेकिन पिपली आसव दोगे तो उसमें ये पंचकोल वगैरह सब आ जाता है, उसका डोज भी कम है, 1 चम्मच 2 चम्मच भी दे सकते हैं, और खट्टा मीठा होता है। तो आसावरिष्ट का यूज करना ही चाहिए सभी को। और आसावरिष्ट को बैन करना मतलब वो आयुर्वेद का अग्नि संस्कार करने के बराबर है। जी सर, वृद्धश्री के बारे में आयुर्वेद सुश्रुत ने जो बताया है कि संप्राप्ति के संदर्भ में, कि निदान सेवन से वात दोष या वात और कफ दोष दोनों ही प्रकोपित हो जाते हैं, और प्रकोपित होने वाला जो कफ और वात है, वो स्फीत हाँ, प्रदेश की वात वाहिनी नाड़ियों का प्रक्षेप कर वहां बिगाड़ करके रस, रक्त और अस्थि वह स्रोतों में आसक्ति प्राप्त करता है। रस, रक्त और अस्थि हाँ, करके कटी, उरु, जानू, जंगा और पैरों में वेदना उत्पन्न करता है। तो अब हमें, जो हमारे पास पेशेंट आया, ये जरूरी नहीं होता कि जो प्रकोपित हुआ है वायु, वह सभी हाँ, के रस, रक्त और अस्थि वह स्रोतस तीनों में, मतलब सभी में यही कंडीशन हो, जरूरी नहीं होता है। रस व स्रोतस को करके उस स्थान में उरु, जानू, जंगा आदियों में वेदना उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक आपने अभी तक पेशेंट में देखा है कि भाई रस व स्रोतस की विकृति के कारण से वहाँ स्थान संश्रय हुआ है, तो उसका लक्षण कुछ दिखा हो कि रस से ये लक्षण, रक्त से ये, और अस्थि से ये लक्षण। देखिए ये लक्षण तो बदलते रहता है ना। आज आज अगर किसी को रक्तवर स्रोतस का मिला, कल अस्थिवर स्रोतस का मिलेगा, और परसों मांसवर स्रोतस का मिलेगा। तो वो तो लक्षण ये वायु के साथ जुड़ा हुआ है, और वायु तो सबके सबके शरीर में एक जगह बैठता नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग दोस्त को लेकर स्थान संश्रय करवा देता है। किसी को साइटिका होगा, किसी को पैरालिसिस होगा। वायु तो एक ही है चलो, लेकिन जिस स्थान का वो ऑर्गन डैमेज हुआ है उसी स्थान में वो स्थान संश्रय ज्यादा होता है और दोष का प्रकोप होता है, और उसमें वायु है उसका वो उसका नुकसान वो बढ़ा देता है। नहीं, मैं इस तो प्रसंग उसके में कह हिसाब रहा से हूँ, मैं इस प्रसंग में कह रहा हूँ कि एक कोई एक ग्रंथ है पुराना, उसका नाम है शायद वाग्भट का ही है, ऐसा कुछ है। तो वहाँ उन्होंने एक जगह बताया कि जैसे किसी का मन्यशूल हो रहा है, मन्य स्तंभ हो रहा है, तो वो कहते हैं कि उसके
पीछे से सिर को ऐसा करने के लिए बोलना है आगे की ओर, और यहाँ पर स्पर्श करना है और ध्यान से देखना है। अगर वातज उसका मूल कारण है तो कहते हैं कि वहां पर इस भाग में यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखेगा और कुछ रुक्षता दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखेगा। अगर हाँ पित्तज है तो वहाँ कुछ रेडनेस दिखेगा, हल्का सा वहां पर सेंसिटिविटी उस जगह में ज्यादा होंगे, वहां पर कुछ ऐसे दिखने में ही ऐसा लगेगा। और अगर कफज होगा तो कुछ गहरा रहेगा, कुछ नीचे की ओर झुका हुआ या कुछ इस तरह का रहेगा, ऐसा करके बताया। और ज्यादातर जब हम मन्यासूर में ये चीज देखते हैं तो वहां पर इस चीज को दिखा जाता है, जैसे कि अग्निकर्म करने के संदर्भ में थोड़ा सा उभरा हाँ हुआ हाँ भाग है वहां अग्निकर्म करना है, थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ जो थोड़ा सा गहरा जैसा जो भाग है वो कफ समझ के उसमें करना है अग्निकर्म के करके, वहां ऐसा बताया हुआ है। तो ऐसे गृध्रश्री में हाँ भी वो जो है उस जगह में स्फीक वाली जो एरिया है या कटी प्रदेश जो है वहां पर ऐसा स्पेसिफिक कोई चिन्ह के बारे में है कोई व्यवस्था? देखिए ये मैं दो बात नौ है ना, वो मैं एल बात कर फाइव से। मैं बात कर रहा हूँ अग्निकर्म के संदर्भ में कि मुझे अग्निकर्म करना है वहां पर, तो मुझे वहां पर कोई ऐसा चिन्ह जैसे उन्होंने वहां बताया ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उसको सिर्फ मर्म स्थान को छोड़ना है। देखो, इंद्रगुप्त मर्म है ना, वो मर्म स्थान छोड़कर वहां पर रक्तमोक्षण और अग्निकर्म दोनों के लिए ये नियम लागू होता है। हम्म, मर्म स्थान को छोड़कर आप कर सकते हो। और रही बात लक्षण की, तो उसमें स्त्यानता वगैरह होना, शैत्य होना, झंझनाटी होना, उसमें नमनेस होना, तो वो सब कफ वातज का है। और अकेला वातज होगा तो उसमें सीवियर पेन होगा। हम्म, ये दोनों में अंतर है। और शुद्ध वातज होगा तो उसमें तो सिंपल है, उसमें पेन सीवियर होगा हम्म, और उसमें जलन भी होगा। वात कफज होगा ना, तो उसमें साथ में जलन भी होता है। हम्म। तो रक्त मोक्षण करते वक्त और अग्निकर्म का अच्छा दोनों के वक्त सर, हमें। एक चीज जस्ट मैं पूछ रहा हूँ कि जो मर्म स्थान है, कहते हैं कि भाई सद्य प्राण हर मर्म हो गया, जैसे हमारा रेक्टम हो हाँ, गया, वैकल्य कर मर्म है। हाँ हृदय हो गया। तो ये हम लोग कहते हैं कि भाई जो हृदय है वो सत्य प्राण हर मर्म है, वहां पर विद्ध कर्म नहीं होना चाहिए, अग्नि नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ हम हाँ देखते हैं कि जैसे ही हार्ट डिजीज हो गया, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके काट देते हैं, हृदय को हार्ट को ही काट के फेंक देते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, या हार्ट सर्जरी होती है। तो मर्म स्थान है तो सर्जरी कैसे हो रहा है वहां पर? जैसे गुदा में भी आयुर्वेद में तो लिखा हुआ है कि गुदा में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एलोपैथ वाले तो बवासीर के ऑपरेशन हर जगह होता है। बवासीर तो क्या, ये नर्वस सिस्टम का, ये ब्रेन का भी ऑपरेशन होता ही है ना, हाँ, तो लेकिन नहीं, उसको मेरा बचा के क्वेश्चन काम ये है करते कि हैं। अगर सत्य प्राण हर मर्म है वहां पर नहीं ऐसा करना चाहिए, वो करते हैं और उसका उसके रिस्पॉन्स में शरीर में कोई मृत्यु समान तो कोई ऐसा होता नहीं है। मैं वही बताता हूँ कि उसके अंदर ये लोग, पहले बात तो हमें ये समझना है, सद्य प्राण और मर्म मतलब अभिघात होना। देखो, कोई गोली मारेगा तो मर ही जाएगा, हम्म, ठीक है, उसमें भी ईजा हुआ, इंजरी तो उसमें भी हुआ। अब डॉक्टर है, वो भी काम करता है। अभी उसका तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, गौतम बुद्ध का जो उसका शिष्य था जीवक, उन्होंने वो ओपन ब्रेन सर्जरी किया था, पहला ओपन ब्रेन सर्जरी जीवक ने किया था, ठीक है। अभी वो भी तो, उस वक्त तो कोई ये कोई वेंटिलेटर वगैरह नहीं था, कोई एनेस्थेसिया नहीं था, उस वक्त कैसे किया था, ये हम्म, बात हमें सोचना है। और ये मर्म स्थान का है, प्राण और मर्म मतलब अगर वो उसके ऊपर अभिघात होता है, अभिघात का मतलब डायरेक्ट इंजरी नहीं, इवन शॉक लगेगा तो भी वो आदमी मर सकता है। नहीं नहीं, ऐसे यहाँ बहुत तो सारे मैं पेशेंट बता में रहा होता है। हूँ रेक्टम में अभिघात का, वो तो रेक्टम को काट रहा है वो वहां पर, तो ये तो अभिघात हाँ, के भले ही करीब नहीं काट है। रहा है, लेकिन मर्म स्थान का मतलब आप समझो, अकेला रेक्टम मतलब हमको जो दिखता है वो गुदा, वो नहीं है। अभी हम लोगों को देखो, आमाशय मिला, अभी मॉडर्न साइंस में आमाशय मतलब स्टमक सब खत्म हो जाता है, हम्म, ठीक है। लेकिन आमाशय और पक्वाशय से हमारा पूरा का पूरा महास्रोतस आ जाता है, पूरा एलिमेंट्री ट्रैक आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि चलो मर्म स्थान से इसलिए हमें वो नुकसान ही होगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इस तरह से हमें काम करते हुए तो उसका आर्टरीज है, वेइन है,
वो कट न जाए बस। अगर वो कट गया तो मर्म स्थान के ऊपर नुकसान होगा, वो उसका नहीं, रिवर्बल नहीं होता है फिर। मेरा क्वेश्चन है, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ ना, आप क्योंकि एक अनुभवी, आप प्रशिक्षक हो और आप डॉक्टर भी हो, लंबे समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरा जस्ट क्वेश्चन और समझना जानना इतने, बाकी लोगों का भी होगा कि आयुर्वेद हाँ बोलता है कि जो सत्य प्राण हर मर्म है, या कालांतर प्राण हर मर्म हो गया, या कोई भी इस तरह के मर्म है, जैसे आयुर्वेद में एक उदाहरण दिया जाता है कि भगवान कृष्ण के पाद तल मर्म जो है, पैरों के तलवे में, जब व्याध ने जब बाण मारा था, हाँ हाँ बाण मारा था, जब तक बाण वहां पर रहा तब तक उनको कुछ नहीं हुआ। जैसे बाण को निकाला गया, तो कहते हैं हमारे शरीर में दो जगह, एक मस्तिष्क है बीच में और एक हाँ पैर के तलवा है। कहते हैं इस दोनों जगह में बाण लगता है तो इंसान मरता नहीं है, जब उसको निकालते हैं तो मरता है। तो कृष्णा जी के पैरों के तलवे में से भी जब बाण को निकाला गया, है भगवान ये क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई, रोता हुआ उसने निकाला, जैसे निकाला उनका प्राण निकल गया शरीर से। ये एक हाँ ये एक कहावत, ये एक कहानी है। और फिर वो कोट किया गया वहां पर कि भैया वो जो है सद्य प्राण हर मर्म है, और उस मर्म में आघात हुआ और उसके वजह से उनकी मृत्यु हुई, ऐसा लिखा हुआ है वहां पर। तो वहां पर नोट में बताया गया कि कोई भी जो प्राण हर मर्म है वहां पर ऐसे आघात नहीं होना चाहिए, उससे इंसान की मृत्यु होती है। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि ऑपरेशन होती है, कटपट हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो वहां तो किसी की मृत्यु नहीं होती। या तो हो सकता है कि कोई ऐसे प्रिकॉशन, उसको कोई सावधानी बरत लेते होंगे ये लोग कि भाई यहाँ पर ऐसा है। बात बिल्कुल साफ है। देखो आपका सवाल है ना, उसी में आपका जवाब भी है। आप सोचो, ये बाण जब तक निकला नहीं था हम्म, तब तक तो वो सद्य प्राण हर मर्म होते हुए भी कुछ नहीं हुआ। हम्म, जैसे ही बाण निकला वहीं पर आंसर आ गया कि उसका खून बहुत बहने लगा ना। हम्म, अभी ये जो सुसाइड करने वाले होते हैं तो ये ब्रेकल आर्टरी के ऊपर ही क्यों ब्लेड लगाते हैं? हम्म। क्योंकि हाँ, उसे तुरंत हाँ, उसका, ये, देखो रक्तम जीव इति उच्यते हाँ जी, बोला है, तो रक्त है तो जीव है। हाँ, अभी आपने, आपका जो ये मर्म स्थान वाला सवाल है, कहीं भी हो, अभी ये मॉडर्न साइंस के साथ हम लोग इंटरकोरेट करते हैं, वहां पर ब्रेन सर्जरी होता है, या फिर वो गुदा में आप काट रहे हैं, आपको बोल रहा है, लेकिन साथ में वो जो नई नसें होती है उसको वो क्लेम करके बाद में काम करते हैं, देखो। हाँ, और ये दूसरी हो बात सकता है, उसका ब्लड डोनेशन, ये क्या ब्लड डोनेशन, क्या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चालू होता है। है। भगवान कृष्ण को ब्लड नहीं चढ़ाया गया था, हाँ, हाँ, इसीलिए अगर उस हाँ, जमाने उनके में वहां ब्लड से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ काफी ज्यादा होता, निकला, उनके वहां से हाँ, ब्लड ज्यादा निकल गया इसके वजह, हाँ, इसका तो जवाब ऐसे सद्य प्राण और मर्म का ये सिंपल सा, इसमें कोई मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया, सिंपल सा है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं, वही आपको मैं बता रहा हूँ। हम्म, हाँ, ये तो हो ब्लड सकता का है कि तब नाश होने से रोकना है। तब आचार्यों के पास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, उनके पास इस चीज का कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई व्यवस्था नहीं होगा कि सद्य हाँ प्राण इसीलिए बोला है। में। और आज भी व्यवस्था होने के बावजूद भी है, अगर हॉस्पिटल जाता है तब तक तो वो पेशेंट कोलैप्स हो जाता है ना। हम्म, अभी चलो हार्ट अटैक आया, कहीं पर आघात नहीं लगा, हार्ट अटैक आया तब तक जिंदा है, एम्बुलेंस में है तब भी जिंदा है, लेकिन वो बेड पर जाता है तब तक तो वो खत्म हो जाता है। हम्म, और कई बार तो एक के बदले दूसरा तीसरा भी अटैक तुरंत आ जाता है, हम्म, तब जाके वो सद्य प्राण और मर्म है। लेकिन उसको अगर खून मिल जाता हार्ट को तो प्रॉब्लम नहीं थी। कई लोगों को दो दो तीन तीन बार, क्या पांच पांच छह छह बार हार्ट अटैक आता है, फिर भी वो जिंदा होते हैं, और कुछ लोगों को पहले ही हार्ट अटैक में वो चल बसते हैं। और आजकल तो ये कॉमन हो गया है, छोटी एज में भी होता है। तो सद्य प्राण और मर्म का मतलब वही है, उसको खून नहीं मिलेगा या उसमें से खून ज्यादा बह गया, बस बात खत्म। सर आपने कभी अग्निकर्म किया है आपने? कई बार करता हूँ मैं, हर महीने कम से कम ये 15-20 लोगों का तो अग्निकर्म कर ही लेता हूँ। अच्छा। अकेला जॉइंट पेन के लिए ही करना ऐसा नहीं है, ये माइग्रेन वगैरह में भी करते हैं हम लोग। जी। कैंप होता है तो उसमें तो धड़ल्ले से चलते रहते हैं, एक साथ लाइन में 10-15 लोग बढ़ जाते हैं, उसको पकड़ के उसको एक एक जगह पर करते जाते हैं। एक अग्निकर्म करेगा, दूसरा वो ग्वार पाठे का टुकड़ा लेके उसके ऊपर जैसे स्पिरिट का सर मैंने अभी एक गोश्त और चलाते हैं, कैंसर में, कराते थे। एक पेशेंट है, वो 15 दिन पहले मेरे पास आया था, उसको जीभ में कैंसर था, उसका बहुत कंडीशन बहुत खराब था। और तो वहाँ पर मेरा मन हुआ कि इसको अग्निकर्म करूं।
तो डॉक्टर ने तो कहा था कि इसको बचाना मुश्किल है, बेचारे गरीब परिवार से भी थे। मैं कहा कि भैया देखो जो भी होगा देख लेंगे। तो मैंने हाँ, उसको डरते डरते भी अग्निकर्म कर दिया उसमें, जीभ में। हाँ, हाँ। और उसका रिजल्ट सर बहुत अच्छा है। अभी 15 दिन हो गया है और उसको हालांकि और भी दवाई दिया है, लेकिन इतना अच्छा सुधार हो गया। पहले मुंह नहीं खुलता था, कुछ खाता ही नहीं था। अभी वो बढ़िया सा खिचड़ी खाने लग पड़ा, हाँ, जबकि लेकिन मैंने साथ में ट्रीटमेंट उसको किया है। ये जो अग्निकर्म तो हम कर लेते हैं, बाद में वो निदान सेवन चालू रखता है, फिर से वो बंद हो जाता है। नहीं नहीं, वो उसको मैंने पूरा। ऐसे पेशेंट है ना, वो सब उसको वो देखो, विषक वश्य नहीं होते हैं। हाँ, आड्य रोगी विषक वश्य, ज्ञापक का सत्ववान अपनी जो बोला है, रोगी की भी 4 क्वालिटी बताई है। आप पैसे वाला भी होना चाहिए, विषक वश्य भी होना चाहिए, ज्ञापक का जो खुद बता सके कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी बच्चा बता नहीं सकता, इसके लिए उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल है। और सत्ववान इंजेक्शन देखते भी वो कुछ लोग तो चिल्लाने लगते हैं। कोरोना काल में तो ऐसे बहुत सारे चाइना के वीडियो आए थे, सुई लगाया नहीं और एकदम चिल्लाने लगते हैं। तो वो अवर सत्व है, अवर सत्व, मध्यम सत्व और उत्तम सत्व बताया है ना। और इसीलिए 10वीं परीक्षा में आचार्य चरक ने ये बताया है कि सत्वता, सारता, संवहनता, ये सब परीक्षा करनी है। प्रकृति है, देश है, काल है, मात्रा है, सत्व है, ये सब देखना है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मेघा जी, शंभुनाथ जी, ईशोकांत जी, साइटिका से रिलेटेड क्वेश्चंस करना है। साइटिका से रिलेटेड आप लोगों ने कभी कोई ट्रीटमेंट किया, वो ठीक नहीं हुआ या ठीक हुआ, उसके बारे में चर्चा करिए, या कोई क्वेश्चन है तो करिए साइटिका से रिलेटेड, बाकी नहीं। साइटिका की पहचान कैसे करेंगे? उसका डायग्नोसिस सिंपल है, आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। और मैंने ये लेक्चर में इसीलिए बोला था कि कोई भी पेशेंट है साइटिका का, उसको पहले लेटा दो, ठीक है। और उसको लेटाने के बाद उसको बोलो कि अभी पैरों को बारी बारी मोड़ने का चालू करो। अब फिर मोड़ेगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब वो सीधा करने का ट्राई करेगा तब उसको भारी पेन होता है, चिल्ला ऐसे उठता है। पैर को जब ऊपर उठाने के लिए बोलते हैं तो ऊपर उठाना है। हाँ, उसको SLR बोलते हैं ना, स्ट्रेट लेग रीजनिंग एग्जामिनेशन, तो उससे भी पता चल जाता है। 30 डिग्री तक कुछ नहीं होता है, 20-30 डिग्री तक। लेकिन जैसे ही 40 या 50 डिग्री तक उसको ऊपर उठाते हैं उसका पैर, तो वो चिल्लाने लगता है, अब इससे ज्यादा नहीं उठेगा बोलेगा। तो हमें उसका देखो, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी मैंने आपको उसका बताया था कि ये जो गाउट का पेशेंट है, आर्थराइटिस का पेशेंट है, या रूमेटिज्म का पेशेंट है, उसमें ये सिग्नल नहीं मिलेगा आपको, ये जो आपको मैंने 2 बताए हैं, ठीक है। और तीसरा है, आपको उसमें जो पेन होता है ना, वो करंट टाइप का होगा। जैसे बिजली का करंट कई लोगों को लग चुका होता है, हमको भी लगता है, देखो कई बार ऐसे काम होता है। तो बिजली का करंट का कैसा लगता है, एकदम एक झटका आ जाता है, फिर कुछ नहीं होता है। तो ये भी बाकी कोई भी पेन रिलेटेड डिजीज है उसमें नहीं होता। तो ये 3 लक्षण से हम लोग उसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और उसको डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि एक मेरी पेशेंट है, और वो पेशेंट का जो पूर्व इतिहास ये रहा है कि निदान करने से पता चला कि पूर्व रूप में वो इसका सेवन करता था, एल्कोहल का। और तत्पश्चात उसको रूप अवस्था में ऐसी स्थिति बनी कि उसका, जब वो खाना खा रहा था एक दिन वर्षा ऋतु के काल में इसी समय, तो उसका बिल्कुल जो अपने मस्तिष्क से जो उसका नीचे का कनेक्शन है, जैसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं कि पीछे का जो साइटिक नर्व होता है, बिल्कुल वो लूज हो जाता है और बिल्कुल काम करने का जो वो क्षमता है वो नहीं होता है। तो वो बिल्कुल गिर गया, खड़े खड़े वो गिर गया। और वो जब उसका चेकअप वगैरह हुआ एलोपैथ के उसमें डायग्नोसिस के हिसाब से, तो वो उस समय उसको रिफर किया गया, बहुत इमरजेंसी था। तो पता चला कि उसका जो वो है पीछे इन्फेक्शन है, स्पाइन होता है, उसका जो नीचे वाला होता है भाग, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे का होता है हमारा, सेक्रम। वहां पे उसका इन्फेक्शन भी है। हाँ हाँ, इन्फेक्शन भी है। रेक्टम के ऊपर जो स्पाइन का जो हड्डी होता है, वहाँ इन्फेक्शन भी है। साथ में उसका एक साइड का जो पार्ट है, हाँ, एक साइड का जो पार्ट है, जो उसका राइट लेग है, वो पूरा सुन्न है। दर्द होता है वहां पे, लेकिन उसमें महसूस होता है उसका, लेकिन वो उठता नहीं है। साथ में उसका एक साइड का जो राइट साइड का जो हैंड है, वो भी उठता नहीं है, महसूस होता है वो, लेकिन वो बिल्कुल काम नहीं करता है, वो खेल नहीं पाता, मतलब उसकी जो उंगलियां हैं वो मूव नहीं कर पाती है।
तो उस पेशेंट का मैंने देखा स्थिति को, वो उठ नहीं पा रहा है, बिल्कुल सोया हुआ है, जैसे पैरालिसिस वाले पेशेंट सोए रहते हैं, ऐसा वो सोया हुआ है। तो पेन रहता है पूरा? पेन रहता है पूरा, मैंने चेक किया है, और उसका एसएलआर देखो। कंटिन्यू रहता अभी है। आपको उसने पूछा है, देखो साइटिका में एक चौथा भी उसको कार्डिनल सिम्टम है, जो किसी भी पेन के रिलेटेड जो पेशेंट होता है उसको देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ साइटिका में मिलता है। कोई भी जॉइंट पेन वाला या कोई भी दर्द लेकर आता है, कमर का या पैर का, घुटने का, ठीक है, उसको हम्म। बोलना है कि पूछना है सिंपल कि आप आराम करते हो या काम करते हो तब आपका पेन होता है, बढ़ जाता है, ठीक है चलो मान लेते हैं, लेकिन बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं कुछ देर के लिए, तो आपको वेदना का शमन होता है या नहीं होता है? अगर वेदना का शमन नहीं होता है कि वेदना का शमन हो जाता है, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ रेस्ट करते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है, देन इट इज साइटिका। बाकी सबको देखना है, अलग चीज है। सर कुछ अच्छा लगता है, बाकी हल्का दर्द बने रहता है, कुछ अच्छा लगता है विश्राम करने से। हाँ, विश्राम करने से अच्छा लगता है या रिलीफ मिलता है, मतलब उसको वो क्या बोलते हैं, वो रिलीफ फील करता है, आराम महसूस होता है, यस, तो साइटिका है डेफिनेटली। यस सर, यस बाकी सर। तो सर रोमेटिज्म, ये, गाउट में इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलता, तोड़ने से भी नहीं मिलेगा। मेरा तो हाँ जी सर। मेरा तो सीधा सा फंडा है भैया। अगर रोगी को चलते वक्त दर्द होती है, बैठते वक्त आराम करते वक्त दर्द नहीं होता, ये संधि बात है। चलते वक्त आराम मिलता है, लेटते बैठते वक्त, चलते वक्त भी दर्द होती होगी, बट लेटते बैठते वक्त भी रात में भी दर्द होता है, ये आम बात है। पैरों को ऊपर की ओर उठाओ, दर्द होती है, उसको पैर ऊपर पीछे नीचे को मुंह करके लेटना है और फिर ऊपर उठाना है। हम्म। नीचे की ओर मुंह करके लेटना है, ऐसा नहीं आप ऊपर की ओर ऐसा करके नहीं लेटना, नीचे की ओर लेटना है और पीछे से पैर उठाने के लिए बोलना है। अगर जी जी। होगा साइटिका होगा तो पैर ऊपर उठेगा नहीं, ये साइटिका होगा। ओके सर, ये इन्फेक्शन का क्या काम कर रहे हैं? इन्फेक्शन के ऊपर भी तो सोचना होगा ना, जो इन्फेक्शन नहीं, हुआ है इन्फेक्शन अंदर में, अलग जो चीज है, कुछ। इन्फेक्शन का साइटिका के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ नहीं है। ओके ओके। सर आप ये इन्फेक्शन जो लिखते हैं डायग्नोसिस में, ये क्या होता है मतलब? अपना जो इन्फेक्शन लिख देते हैं डॉक्टर्स जो होते हैं एलोपैथ के, कि स्पाइनल इन्फेक्शन ऐसे करके, और वो मतलब समझ से मेरा परे है थोड़ा सा कि क्या नहीं, इन्फेक्शन दोनों होता है। देखो, आपका सवाल है ना वो मिक्स हो रहा है, साइटिका है और साथ में इन्फेक्शन भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन हम्म। होता ही नहीं है, साइटिका भी साथ में चलेगा और साथ में इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा? अभी किसी अच्छा को श्वास है तो काश भी होता है, ज्वर भी होता है। सर, एक क्वेश्चन से साइटिका के रिलेटेड, मतलब कि अगर कोई आदमी पीछे से पैर जरा सा भी नहीं उठा रहा है तो हम कहे, क्या हम ये माने कि S3 में प्रॉब्लम है? नहीं, उसको एसएलआई करना है साथ में, ये मैंने बोला ना, उसको आराम महसूस होता है कि नहीं बैठने से, वो भी देखना है, एसएलआर करके देखना है, और उसको ये झंझनाहट होती है कि नहीं, और पेन उसको होता है, उसका जो अटैक आता है ना वो पूछना है, मैं शॉकिंग बताऊं पेन है, सर। इलेक्ट्रिक शॉक जैसा तो होता है। सर मैं बताऊं इसमें कौन सा कहाँ पे पेन होगा। हाँ हाँ। आप बताइए। अगर आपका L1 में कंप्रेशन है तो आपके जांग के साइड में पेन आएगा, नीचे की साइड में, जहाँ पे आपके लिम्फ नोड्स होते हैं उसके नीचे, और पीछे की साइड से होता हुआ आएगा। हाँ L2 में होगा तो जांग में आएगा, बीच जांग में। हाँ। L3 में होगा तो आपके घुटने में दर्द आएगा। L4 में होगा तो आपकी पिंडली में दर्द आएगा। पिंडलियों में। L5 में होगा आपका पिंडली में, L5 में होगा तो आपकी एडी तक चला जाएगा, और S1 S2 में अब चला गया तो आपके नीचे पूरे पैर में नीचे खिंचाव आ जाएगा, पूरे पैर में। नीचे आपके पूरे पैर में आ जाएगा, नीचे पूरे तक, अच्छा। S1 S2 करके ये। हाँ, और S3 में? और एल्फा S1 S2 से S2 S3 से तो ये S3 तो पूरा साइड बनती है। पेल्विक बोन हो गई ना, पूरी पूरी पेल्विक बोन पे कंप्रेस होगा तो फिर वो टेलबोन तक पेन चला जाएगा। आपको टेलबोन बैठने में दिक्कत आ रही है ना, जो उससे भी आएगा। हाँ तो हाँ, मतलब कि लेकिन यहाँ ये पर। जो साइटिका है तो उसमें तो L5 और S2 S3 में ये दोनों में से नस निकलती है, वो तीनों नस निकल कर वो साइटिक नर्व बनाती है, हम्म। तो उसका भी हाँ, पेन उसके चार साथ पांच जो जन है। मिलके कंप्रेस, L4 L। L1 L2 L3
मेरे एल हिसाब लेकिन एल दूसरे भी L1 से दूसरे भी लेके लक्षण देखना पड़ता है। देखो जो भी हम लोग काम हाँ करते हाँ हैं उसको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। अभी कटिगत वात है और ये साइटिका है, उसका भी अंतर आपको ये 4-5 मैंने आपको जो बताया ना, ये डायग्नोसिस पैरामीटर, वो 4 में से एक में से भी आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा ये साइटिका है या कटिगत वात है। कटिगत वात है और फिर वो उरुस्तंभ है, उरुस्तंभ में भी तो उसमें कोई पेन वगैरह नहीं होता, स्वेलिंग भी नहीं होता, फिर भी वो तो पैरालिसिस जैसा हो जाता है। तो पैरालिसिस और उरुस्तंभ में भी अंतर है। कार्यहानि तो दोनों में है। जयप्रकाश जी बोलिए। हाँ बोलिए। गुरुजी टीका में तो ये बाहर के साइड में भी पेन जाता है, पीछे के साइड में भी जाता है। क्या पूछा आपने साइटिका में? टीका में जैसे जो हमारा लेग है उसको बैक साइड में भी जाता है, पेन होता है, और जो बाहर हमारा पैर का जो बाहरी भाग है उस साइड में भी जाता है। पेन दोनों में होगा ना, क्योंकि दोनों में वो उसका ये साइटिक नर्व है, उसके ऊपर स्ट्रेचिंग आता है ना, पहले से ही स्वेलिंग तो है ही उसमें। साइटिक नर्व में अच्छा, स्वेलिंग होता है तभी तो वो साइटिका होता है ना। और जो गुरुजी वो जो ये देख मिनाहट होता है वो सिर्फ केवल होता है। ये देखो सर, जो ये आ पैर गया, में ये दर्द के साइटिका का ये पॉइंट, ये नर्व का आ रहा है, हाँ हाँ ये बैक की नर्व है जो सारा दिखा रहा है कौन सा दर्द किधर जाता है। अच्छा खड़े में भी दिखा रहा है और ये पीछे बैक के अंदर। अच्छा। हाँ। तो हमें हमें इसमें इसके अंदर जो पेन होता है ना उसको डिटेक्ट करना है कि ये पेट पेन है ना, वो सिर्फ ये इसी फोटो में भेज आता दो है, जरा, दूसरे में नहीं फोटो आता भेजिए है। मुझे। प्रकाश जी फोटो भेज हाँ दो, जी, फोटो भेज दो जरा। भेज रहा हूँ। मतलब ये जो है ना अग्निकर्म के संदर्भ में जिसका संबंध है, जिस S1 S2 S3 हो या L1 L4 L5, यही हमारे साइटिका से रिलेटेड ये हमारे जो है स्थान है। तो इससे पैरों के नीचे भी कहाँ कहाँ इसके पॉइंट से उस जगह में अगर हम अभ्यंग स्नेहन स्वेदन और ये किया जाए, अगर अग्निकर्म करे तो वो सही रहेगा। सर जो आपने अग्निकर्म एरंड को का हम योग लोग बताया था लास्ट लास्ट में सिंचा, रखते हैं, हाँ उतने जी ही सही हो जाता है। औषध सेवन करते हैं और ये अभ्यंग स्वेदन करते हैं, थोड़ा सा बस्ती करते हैं, उसके सबसे पहला मेडिसिन आराम है। देखो बाकी कुछ भी करो साइटिका में, लेकिन विश्राम नहीं करेगा सब फेल जाएगा। उसको टोटल बेड रेस्ट देना ही देना है। और उसको घी भी खाना सर है। देखो ये सब लोग घी खाना बंद कर देते हैं, इसी में से ये सब वायु का प्रकोप होता है। अगर उसको क्लच में लेना है तो घी या तेल कुछ भी खिलाना है। सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सर मेरे एक पेशेंट का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूंगा। आजकल तो विश्राम के जी लिए हम जी। किसी को कह नहीं सकते। कल परसों मेरे क्लिनिक में एक बंदा आया, एक बोझा लेकर के आया, कहता सर मेरे साइटिक पेन है। मैंने कहा भैया हाँ दवाई तो देंगे, आराम करना पड़ेगा। फिर बोझा उठा के चल दिया, कुछ बोला ही नहीं। तो जो ठीक नहीं अगला होगा। कहता देख नहीं लो सर, तो रोटी कैसे उसको थोड़ा ना सर, तो घूमना पड़ेगा सब जगह। मैं तो बोलता हूँ रेस्ट ऐसा। सिर्फ कम से सर कम मैं एक बार, एक हफ्ता भी रेस्ट करता है ना तो भी चलेगा। चलो एक महीना भी छोड़ो, हाँ उसको बोलना है कि अगर आप इसमें तो शादी करने के बिल्कुल चाहते हो तो जरूरी कैसे आप है। हफ्ता भर के लिए छुट्टी ले लेते हैं।